हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू डिफेंस जोश। माय नेम इज़ अनु और हम कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम करेंगे आर्टिकल 16 इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हम मंडल कमीशन को भी डिस्कस करेंगे और आर्टिकल जो हमारा 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1995 में, वो सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल आपका 16 जो है वो क्या बोलता है। देखिए, आर्टिकल 16 जो है वो प्रोवाइड करता है हमें इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। तो ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पे अंडर द स्टेट यानी कि स्टेट के अंडर जो आपका ऑफिस जो होल्ड करेगा स्टेट, उसमें आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, उसमें आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट में और अपॉइंटमेंट में आपको जो है अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट or be ineligible for any employment or office under the state on the grounds of only religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence। तो यहाँ पर किसी भी सिटीजन को जो आपकी स्टेट है उसके अंडर किसी भी ऑफिस में किसी भी एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो सिर्फ और सिर्फ जो ये आपके जो ग्राउंड्स हैं इनके बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन और कोई भी अगर आपका ग्राउंड आता है तो उसके बेसिस पे आपके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई हिंदू है और कोई मुस्लिम है, ठीक है, तो चाहे किसी का कास्ट ऊंचा है किसी का नीचा है, तो यहाँ पर आप अगर किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफिस में अगर आप गए हैं और वहाँ पर आपका इंटरव्यू होता है और वहाँ पर आपके साथ में जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है कि नहीं आप इस रिलीजन के हो या फिर आप इस कास्ट के हो या फिर आपका सेक्स जो है वो अलग है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो अलग है, तो आपको जो है ये जॉब नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस इंसान से भी, उस कंपनी से, और पूछ सकते हैं कि आप जो है इस बेसिस पे आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं और अपना जो केस है उसको फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट द कंपनी कि मेरे साथ यहाँ पे मेरा जो आर्टिकल है, जो मेरा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 16, उसको जो है वायलेट किया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हमारे। ठीक है, हर फंडामेंटल राइट में हर आर्टिकल में हम अभी तक पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 में भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, आर्टिकल 15 में भी हमने देखे थे कल। आज हम आर्टिकल 16 में भी देखते हैं कि किस बेसिस पे जो है कुछ कुछ रीजनेबल जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो किस बेसिस पे हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला है Parliament can prescribe residence as a condition for certain employment or appointment in a state or union territory or local authority or other authority। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो पार्लियामेंट है आपका वो रेसिडेंस एज ए कंडीशन एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में या लोकल अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, लोकल जो अथॉरिटी होती है उसके लिए आपका जो है कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस सेट कर सकती है कि वहाँ के रेसिडेंस के जो रेसिडेंस है प्रॉपर, उन्हीं को जो है ये जॉब मिलेगी। ठीक है, उन्हीं का अपॉइंटमेंट होगा, उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट जो है मिलेगा वहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लीजिए आप किसी स्टेट में जाते हैं, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में चले गए आप, ठीक है, और आप जो वहाँ पार्लियामेंट है उन्होंने वहाँ पे कंडीशन सेट कर दी है कि यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं,
यहाँ पे जिन लोगों का जो डोमिसाइल है वो हिमाचल प्रदेश का है, तो बस उन्हीं को यहाँ पे नौकरी मिलेगी और बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये एक काइंड ऑफ रीजनेबल जो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है। तो ये ऐसा पहले था कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे पहले होता था कि रेसिडेंस के बेसिस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट था 1957 का, ये एक्सपायर हो गया इन 1974 में, जिसके तहत जो और आपके जो और भी 2-3 स्टेट थी उनको उनके ऊपर से जो ये रेस्ट्रिक्शन थी उन्होंने वो हटा दी, और अब कोई भी वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकता है और आप अपने नॉलेज के बेस पे अपॉइंट किए जा सकते हो। तो ये जो प्रोविज़न है, लेकिन जो आपका रेसिडेंस वाला जो कंडीशन है वो अभी भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अभी भी ये चीज़ लागू होती है कि आपको जो रेसिडेंस है वहाँ के, उनको जो है उनके लिए कुछ रिजर्वेशन वहाँ पे रखा गया है वहाँ के लोगों के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको इतना? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द स्टेट सर्विसेज। देखिए, ये प्रोविज़न बोलता है कि जो आपकी जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जो और उस स्टेट के अंदर जो भी बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, एससी हैं या एसटी हैं, ठीक है, उनके लिए अपॉइंटमेंट या जो पोस्ट है उनके फेवर में उनको रिजर्व किया जा सकता है, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है, जो कि और वो कब दिया जाएगा? तब दिया जाएगा जब वो अच्छे से रिप्रेजेंटेशन उनका जो है वो नहीं है, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है सर्विसेज के अंदर। तो यहाँ पे स्टेट जो है अपने हिसाब से रिजर्वेशन प्रोवाइड करा सकती है किसी भी बैकवर्ड क्लास को उनके एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, सी में आता है, ए लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और ए मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका कोई भी टेम्पल है, ठीक है, और जाहिर सी बात है उस टेम्पल का कोई ट्रस्टी होता है, चेयरमैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, वहाँ के पर्टिकुलर रिलीजियस अफेयर को हैंडल करने के लिए वहाँ उस टेम्पल के जो मेंबर होते हैं, लीडर होते हैं, तो वो मान लीजिए आप किसी अलग कास्ट के हैं और आप ये बोलते हैं कि आपको चेयरमैन या लीडर नहीं बनाया गया है। तो अगर ऐसा होता है कि पर्टिकुलर मान लीजिए कोई हिंदू है, टेम्पल जो होता है तो उसमें हिंदू कास्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, और उसमें आप किसी मुस्लिम को या किसी भी लोअर कास्ट के लोग को लीडर या आप चेयरमैन नहीं बना रहे हो या मेंबर नहीं बना रहे हो, ठीक है, तो इसको लेके आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि मेरा इक्वालिटी ऑफ जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो आपका वॉयलेट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्योंकि रिलीजियस अफेयर है आपका, ठीक है, तो इसमें जो है आप पर्टिकुलर रिलीजन और जो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसमें ये लॉ प्रोवाइड कराया जा सकता है कि आप खुद ही इस चीज़ को हैंडल करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि स्टेट इज़ परमिटेड टू मेक ए प्रोविज़न फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अप टू 10% ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। यानी कि जो स्टेट है वो यहाँ पे उसको वो अपने हिसाब से जो एक प्रोविज़न को बना सकती है फॉर रिजर्वेशन ऑफ 10% ऑफ अपॉइंटमेंट इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो सिटीजन है, तो स्टेट जो है वो रिजर्वेशन बना सकती है, जो कि अभी बन भी गया है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये जो रिजर्वेशन है ऑफ अप टू 10% वुड बी इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, यानी कि आपका जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है ये उसमें एडिशन जो होगा 10% का, ये जो एग्जिस्टिंग है उसी में एड अप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में हम अगर उस कैटेगरी में हमें आना है तो क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशंस और ये सब चीज़ें, हमें कंडीशंस क्या क्या होती हैं, वो आपको मैंने कल कराया था, कल वाली वीडियो में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए।
ठीक है। फिर स्टेट ने 10% रिजर्वेशन दे दिया है यहाँ पे, तो टोटल उसके बाद क्या देखिए, पार्लियामेंट जो है किसी भी रेसिडेंस के बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। उसके बाद बैकवर्ड क्लास के लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए सर्विसेज में उसको रिजर्वेशन दे सकता है। कोई भी लॉ आपका रिलीजियस अफेयर्स के लिए, कि आपका जो एक पर्टिकुलर टेम्पल है तो उसके लिए आप हिंदू ही हैं तो उसके लीडर आप चुनेंगे, तो इस तरीके का लॉ जो है वो आपको बनाया जा सकता है स्टेट के थ्रू, कि इसमें कोई भी आपका लॉ वायलेट नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर आप मॉस्क के उसमें काम कर रहते हैं और वहाँ पे उस हिसाब से काम करते हैं, तो कोई हिंदू का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे होना ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से जो है अपने रिलीजन के पीपल्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। फिर बात करते हैं मंडल कमीशंस की। देखिए, मंडल कमीशन जो है 1979 में जो सेकंड बैकवर्ड कमीशन जो आया था वो बीपी मंडल के चेयरमैनशिप के अंडर आया था। तो ये जो था वो सेकंड बैकवर्ड कमीशन था, लेकिन जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन जो अपॉइंट किया गया था वो था काका कालेकर 1953 में। ठीक है। काका कालेकर कमीशन जो है उसको अपॉइंट किया गया था और इसका जो चेयरमैन थे वो काका कालेकर ही थे। 1953 में इसको अपॉइंट किया गया था फॉर द बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है। तो 79 में जब मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बीपी मंडल के चेयरमैनशिप के अंडर, जो कि बीपी मंडल आपके जो थे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कमीशन सेटअप किया गया था वो किया गया था आर्टिकल 340 के अंदर। ठीक है। तो इसका काम क्या था? अभी देखिए, कमीशन तो सेटअप हो गया, अब इसका काम क्या है? इसका काम है कि आपको ये जानकारी और ये इन्वेस्टिगेट करना है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है हमारी क्लासेस, उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो सोशली है और एजुकेशनली है, यहाँ पे दो कंडीशन है आपकी, सोशली और एजुकेशनली। ये जो क्लासेस हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उन पे आपको इन्वेस्टिगेट करना है और आपको देखना है कि ये जो हमारी क्लासेस हैं वो किस तरीके, उनकी जो कंडीशन है वो क्या है, और आप उस पर अपनी हमें राय दीजिए। ठीक है। ठीक है। चलिए, सेटअप हो गया हमारा कमीशन, उसके बाद उसका एम भी हमें समझ में आ गया कि क्या है। तो ये जो कमीशन है, मंडल कमीशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने पाया कि जो 3743 कास्ट जो है हमारे देश के अंदर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वो उनको सोशली और एजुकेशनली उनको कुछ आइडिया नहीं है। दे आर नॉट दैट मच लिटरेट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। दे कॉन्स्टिट्यूट, अब यहाँ पे जो मंडल कमीशन था उसने बताया कि देखिए, जो हमारी पॉपुलेशन है ना, उसका 52% ये जो कास्ट है वो अराउंड 52% कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ठीक है। और एससी और एसटी को छोड़ के, यानी कि अगर आप एससी और एसटी को मिला दोगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो काफ़ी चिंताजनक बात थी। अभी यहाँ पे जो हमारा कमीशन था उसने बोला कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए 27% जो है रिजर्वेशन आप कर दो। ठीक है। और जो ये कास्ट है जितनी भी, ये जो 3743 आपका 52% ऑफ पॉपुलेशन जो है आपकी, उसको आप ओबीसी के अंदर डाल दो। ठीक है। ये जो 52% जो कास्ट हैं, इनको आप ओबीसी के अंदर डाल दो, ये कैटेगरी बना दो कि ये अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं और इनको 27% रिजर्वेशन आप दे दो। ठीक है। उसके बाद और टोटल जो आपका होगा रिजर्वेशन एससी एसटी और ओबीसी का, वो हो जाएगा आपका 50%। ठीक, इतना समझ में आया आपको कि आप क्या करो? कमीशन सेटअप हुआ, उसके बाद उसका काम था कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि ये जो सोशली और एजुकेशनली हमारी बैकवर्ड क्लास है वो
किस तरीके से उनकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है उनकी, ठीक है, और आप हमें कुछ मेजर्स बताओ। उसके बाद 1980 में जो है कमीशन को सबमिट किया गया। 3743 कास्ट जो है वो हमारी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मिली, और ये नियरली 52% कंपोनेंट ऑफ द पॉपुलेशन थी, यानी कि हमारी 52% पॉपुलेशन जो थी वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड थी, और SC ST को एक्सक्लूड कर दिया गया था इस यहाँ से, कि SC और ST को छोड़ के जो है 52% पॉपुलेशन बैकवर्ड थी। उसके बाद कमीशन ने बोला कि 27% आप OBC कैटेगरी में इनको डाल दो और 27% आप कोटा इनको दे दो, और टोटल मिला के जो है नियरली 50% आप कर दो इसका, ठीक है। तो उस टाइम पे ये जो इनका रिकमेंडेशन था, जो इन्होंने मेजर्स दिए थे, वो एक्सेप्ट नहीं किए गए थे, ठीक है। 1990 में VP सिंह गवर्नमेंट आया, और उन्होंने ऐसा बोला जाता है कि जो VP सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने अपनी सीट को बचाने के लिए ऐसा किया था कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि जो 27% रिजर्वेशन आपका OBC के लिए है वो हम आपको देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो गवर्नमेंट जो थी वो चेंज हुई, और 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई और उन्होंने 2 चेंज इंट्रोड्यूस किए। पहला कि जो आपका OBC आपका जो है क्लास, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, आपको 27% कोटा मिलेगा, लेकिन पुअर सेक्शन को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी भी आपकी जो 52% जो क्लासेस हैं बैकवर्ड है वो सारी की सारी जो है वो पुअर हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जो पुअर सेक्शन होगा OBC का, उसको 27% कोटा आपका मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे उनको रिजर्वेशन मिलेगा पुअर सेक्शन को, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो 10% रिजर्वेशन है आपका, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को दिया जाएगा। 10% जॉब के लिए जो है आपको दे दिया जाएगा, जो कि हायर कास्ट के होंगे और किसी भी और जो रिजर्वेशन है किसी भी एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर वो कवर नहीं हो रहे हैं, उनको 10% आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आप रिजर्वेशन देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है काफ़ी बवाल हुआ कि भाई यार ये क्या बात हुई कि आप हायर कास्ट वालों को दे रहे हो और 27% आप OBC के पुअर सेक्शन को दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मंडल केस जो है, ये जो केस था, बहुत सारे इसमें पिटीशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो केस चला गया फाइनली सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो जो आपका मंडल केस आता है 1992, फेमस केस है ये, इंदिरा सानी भी केस इसको बोलते हैं। तो ये जो है आर्टिकल 16 क्लोज 4 विच प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंदर आ रहा है। उसको एग्जामिन किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब ये आपका केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थोरोली एग्जामिन किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई जो आप का जो 10% आप रिजर्वेशन आप दे रहे हो OBC को, 27% कोटा जो आप OBC को दे रहे हो पुअर सेक्शन को, ये आपका समझ में आता है, ठीक है, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जो आप दूसरी कंडीशन आपकी जो है, जो दूसरा आपने बोला है कि 10% जो आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दोगे जो कि हायर कास्ट के होंगे, वो रिजेक्ट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है, कि ये हम नहीं मानेंगे कि आप 10% रिजर्वेशन जो है हायर कास्ट के पुअर सेक्शन को दे रहे हो, ये रिजेक्ट हो गया। और जो दूसरा 27% आप रिजर्वेशन OBC को दे रहे हो, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ कंडीशंस लगा दी। चलिए देखते हैं कि कंडीशंस क्या क्या लगाई हमारी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आपका OBC सेक्शन है, उसके जो एडवांस सेक्शन है, यानी कि जो गरीब नहीं है, उसको आप हटा दीजिए। अब एडवांस सेक्शन का मतलब था यहाँ पे क्रीमी लेयर। ये मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि क्रीमी लेयर वाले जो है वो क्या, कौन कौन उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लूड कर दिया गया वहाँ उस रिजर्वेशन से उन लोगों को जो क्रीमी लेयर के अंदर आ रहे थे। दूसरा बोला गया कि आप जो रिजर्वेशन है आप सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए देंगे, यानी कि आप बस इनिशियल स्टेज पे जो है प्रमोशन आप
इनिशियल स्टेज पे आप रिजर्वेशन देंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट के बाद आप प्रमोशन के लिए उस रिजर्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे, उसमें प्रमोशन के लिए आपको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। और जो अभी रिजर्वेशन आपको प्रमोशंस के अंदर दे दिए गए हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए ही लागू रहेंगे और बाद में वो सब हट जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा आई होप ये आपको, कि अभी जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन आपको मान लीजिए कि किसी को दे दिया है रिजर्वेशन और ये जो केस है वो चल रहा है, तो जब आपने उसको रिजर्वेशन दिया है उस इंसान को, तो उसके 5 साल के बाद वो रिजर्वेशन जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा, वो हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि जो आपका टोटल रिजर्व कोटा है, यानी कि जितना आपने रिजर्वेशन दिया है एससी को, एसटी को, ओबीसी को, वो 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, यानी कि 50% से ऊपर आपका जो है कोटा नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए आपके पास जो है 100 सीटें आपकी किसी भी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट ने जॉब के लिए निकाली हैं, तो 50 जो सीटें हैं वो रिजर्व होनी चाहिए, उससे ऊपर रिजर्व नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट इन सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस अगर आ जाती है आपकी तो वो अलग बात है, अदरवाइज 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ओके, और ये जो रूल है आपका शुड बी अप्लाइड एवरी ईयर, यानी कि ये जो रूल है वो हर साल जो है लागू रहेगा। फिर बात करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड रूल की, कि अगर मान लीजिए आपके पास रिजर्वेशन में 10 सीटें हैं, किसी भी आपकी वैकेंसी में आपको 10 सीट जो है रिजर्व कर दी गई हैं, और उसमें से अगर 7 सीटें ही फुल हुई हैं और 3 सीटें खाली रह गई है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जनरल को आप वो सीटें दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो 3 सीटें हैं आपकी वो कैरी फॉरवर्ड, यानी कि आप जब नेक्स्ट वैकेंसी उसको निकालेंगे तो उसके अंदर वो जो 3 सीटें हैं वो आप डालेंगे और उसको फुलफिल करेंगे वहाँ पे। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको जनरल को दे दिया है, नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आपकी वैकेंसी दोबारा निकलेगी तो उस टाइम पे आप उसको उसके अंदर डालेंगे और फुलफिल करेंगे। और इसके अंदर भी जब आपकी जो कैरी फॉरवर्ड रूल के साथ में जब आपकी जो अनफिल्ड जो वैकेंसी है उसमें भी आपका जो ये जो 50% वाला जो रूल है वो वॉयलेट नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी 3 सीटें बच गई हैं तो वो 3 सीटें मिला करके आपका 50% का जो रिजर्वेशन है वो उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, सिर्फ 50% ही होना चाहिए, 3 वैकेंसी जो पीछे की हैं उनको मिला के भी। ठीक है, फिर बोलता है कि एक आप परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को इस्टेब्लिश करेंगे और एग्जामिन करेंगे कि कौन जो है ओबीसी लिस्ट के अंदर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन ज़्यादा क्रीमी लेयर के अंदर आ रहा है, किस तरीके से जो है प्रमोशन आपको देना है। तो इसके लिए आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी को परमानेंटली आप इस्टेब्लिश करेंगे और जो जितने भी आपकी कंप्लेंट्स होंगी, जो भी काम होगा ओबीसी के लिए, वो आपका ये स्टैट्यूटरी बॉडी काम करेगी। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको टॉपिक दोबारा करा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, फिर देखिए अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना रूल दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के ऊपर तो ये एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि भाई वो उस चीज़ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या एक्शन लिया वो यहाँ पे देखते हैं। एक रामनंदन कमेटी को अपॉइंट किया गया और उसका काम क्या था, उसका काम था कि वो आइडेंटिफाई करेगा ओबीसी के अंदर, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, के क्रीमी लेयर जो है आपकी कौन सी है। ठीक है, ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर है उसको आइडेंटिफाई करना रामनंदन कमेटी का काम था, इसीलिए उसको अपॉइंट किया गया था। और यहाँ पे 1993 में जो रामनंदन कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया जो कि एक्सेप्ट की गई। ठीक है, दूसरा है 1993 में
नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है इस्टेब्लिश किया गया। आपको ये पता ही होगा कि बैकवर्ड क्लास के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वुमेन्स के लिए, ये सारे जो नेशनल कमीशन है वो इस्टेब्लिश किए गए हैं कोई 93 में, और बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, उसके बाद इसका काम था कि ये एग्जामिन करेगा कंप्लेंट ऑफ अंडर इंक्लूजन, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि कौन ओबीसी के अंदर आ रहा है, किसको इंक्लूड नहीं किया जा सकता है, कौन आ गया है तो उसको हटाना है। तो ये सारी लिस्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस की और जॉब रिजर्वेशन के लिए जो पर्पस था उसके लिए वो लिस्ट जो है उनको तैयार करनी थी। ठीक है, बाद में 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द कमीशन पे कन्फर्ड किया गया एंड ऑल्सो एनलार्ज इट्स फंक्शंस, यानी कि अब ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रही, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको मिल गया है। ठीक है, और जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये अमेंडमेंट है आपका जो 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 है उसको आर्टिकल 338 यानी कि 338 के अंदर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। और ये क्या है, ये है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके अंदर इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, फिर आते हैं अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि रिजर्वेशन के लिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, यहाँ पे एक 1995 में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यहाँ पे ना इसके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहे हैं चेंज होने के लिए, सरकार अपने तरीके से मॉडिफाई चीज़ों को करती रही, थोड़ा थोड़ा सुप्रीम कोर्ट अपना रूलिंग देता रहा। तो सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स थे उनको थोड़ा सा सरकार ने अपने हिसाब से चेंज थोड़ा सा करने के लिए कि हम भी काम कर रहे हैं इस पे, तो उस तरीके से मॉडिफाई थोड़ा करने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 77 जो है आया 1995 में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आर्टिकल 16 था उसके अंदर एक नया प्रोविज़न जो है ऐड किया गया, और इसके अंदर क्या हुआ कि इसके अंदर आया कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ एनी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ SC एंड ST। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप जो है प्रमोशंस के अंदर रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, आप सिर्फ इनिशियल बेस पे जो है रिजर्वेशन देंगे और उसके बाद प्रमोशंस में आपका जो काम है उसको देखा जाएगा उस बेसिस पे, यानी कि प्रमोशन के बेस पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, प्रमोशंस के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे आप दे दीजिए। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे एक नया क्लोज आर्टिकल 16 के अंदर डाला गया और उसमें स्टेट को एम्पावर किया गया कि जो आपका SC और ST है उसके फेवर में आप प्रमोशंस में रिजर्वेशन आप जो अगर स्टेट चाहे तो प्रोवाइड करा सकती है आपको रिजर्वेशन किसी भी सर्विस में जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। ठीक है, स्टेट के अंडर जो आता है सर्विस उसमें आपको प्रमोशन के बेसिस पे आपका रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाया जा सकता है। ठीक है, जो कि और वो क्यों कराया जाएगा, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहे, यानी कि जो अच्छे से अपने जो क्लास है अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, उसके लिए SC और ST के लिए सिर्फ उस SC और ST क्लास के लिए आपका प्रमोशन प्रोवाइड कराया जा सकता है, प्रमोशन के बेस पे आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर से एक अमेंडमेंट हुआ 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 में, यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी आपको प्रोवाइड कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड फॉर द कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी इन द केस ऑफ प्रमोशन बाय विर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू SC एंड ST विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जून 1995। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या होती है वो बताती हूँ। देखो क्या होता है कि मान लो 2 पर्सन है, एक है A और एक है B, दोनों जो है UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो A पर्सन है वो SC ST
क्लास से बिलोंग करता है और जो बी पर्सन है वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, दोनों है जो हैं 2020 में जो है दोनों का सिलेक्शन हो गया और दोनों आईएएस बन गए। तो अब अपॉइंटमेंट के कुछ टाइम के बाद प्रमोशन होता है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें होती है, पहली एक तो SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा प्रमोशंस में, दूसरा है उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी मिलेगी। यानी कि आपका जो ए है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है उसका जो प्रमोशन है वो पहले होगा, प्लस उसको कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी भी दी जाएगी। यानी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो आपका ए पर्सन है जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता है वो बोलेगा कि 2020 बैच से है वो, ना 2019 बैच से है वो, ना कि 2020 बैच से है। तो ये होती है आपकी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी। यानी कि यहाँ पे आपका जो जिस बैच से आप बिलोंग करते हो उसका एक साल बैच आपका बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप 2019 बैच के हो ना कि 2020 बैच के हो, ये बोलने की बजाय वो बोलेगा कि 2019 बैच का है, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि वो मतलब उसका प्रमोशन जो है वो पहले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा कि जो बी जो आपका जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है वो अब ए जो SC और ST क्लास से बिलोंग कर रहा है उसको सर बोलेगा। तो ये जो आपका एक्ट जब आया था तो इस पे काफ़ी जो है बवाल मचा था, लेकिन फिर भी ये जो है इफेक्ट में आया फ्रॉम जून 1995। ठीक है, अब आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर बात करते हैं कि जो आपका 50% रिजर्वेशन का जो सीन था वो क्या था। देखिए 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2000 में जो है बैकलॉग वाला नलीफाइड हुआ बाय 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से, और इन्होंने एक नया प्रोविजन जो है आर्टिकल 16 में ऐड कर दिया और स्टेट को एम्पावर किया टू कंसिडर द अनफिल्ड रिजर्व वैकेंसी ऑफ ए ईयर एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स। देखिए अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो आपका जो ये कैरी फॉरवर्ड वाला जो आपका है वैकेंसी को, जो आपकी वैकेंसी खाली रह गई है रिजर्वेशन वाली, उसको आप नेक्स्ट ईयर में आप लाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जनरल उसके अंदर जनरल लोगों को वो सीट दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आप उसको नेक्स्ट ईयर में जो आपकी जो वैकेंसी है उसके साथ एडअप करके ले आएंगे। ठीक है, और वो जो आपका 50% वाला जो रिजर्वेशन है वो आपका वायलेट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे सरकार ने क्या किया, 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 लेकर आए और उसमें एक नया प्रोविजन जो है वो ऐड कर दिया आर्टिकल 16 में, और इसमें स्टेट को ये पावर दी गई कि जो आपका रिजर्वेशन वैकेंसी जो रिजर्व वैकेंसी में जो आपकी अनफिल्ड जो सीट्स हैं, ठीक है, जो सीटें फिल नहीं की गई हैं, उसके लिए आप एक सेपरेट वैकेंसी यानी कि सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी जो है वो या तो आप उसको स्पेशल वैकेंसी में अलग से कर देंगे कि हाँ इसको हम फुलफिल करेंगे, बाद में करेंगे या जब भी करेंगे, और उसको आप एडअप कर सकते हैं दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो नेक्स्ट ईयर में ऐड ना करके उनको अलग से वो एक वैकेंसी जो है वो निकाल दी गई थी। ठीक है, कि अगर मान लीजिए 3 वैकेंसी है तो उसको अलग से आप उसका फॉर्म निकालेंगे और उसको आप फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे वो फुलफिल करेंगे और उस हिसाब से जो प्रोसीजर रहता है उसी हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से उसको कर दिया गया। उसको आप नेक्स्ट ईयर में एडअप नहीं करेंगे, इन विच दे आर बीइंग फिल्ड अप टू डिटरमाइन द सीलिंग ऑफ 50%। ठीक है, तो वहाँ पे वो 50% वाली जो चीज़ है अब वहाँ पे नहीं होगी। इन ब्रीफ में क्या होता है कि जो 50% आपका जो रिजर्वेशन था बैकलॉग वैकेंसीज का वो एंड्स हो गया। यानी कि सरकार चाहे तो वो जो 50% वाला सीन है वो सरकार नहीं मानेगी और उसको 50% से एक्सीड कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तमिलनाडु वाला एक रिजर्वेशन एक्ट 1994 में आया था। इसमें ये हुआ है 76th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1994 में क्या होता है। देखिए तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है,
ये 1994 में लाया गया था और 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1994 के थ्रू ये जो रिजर्वेशन है तमिलनाडु वाला एक्ट जो है 1994 का वो आया। अब इस एक्ट को 1994 के थ्रू सरकार ने इसे 9th शेड्यूल में पहुंचा दिया और इस एक्ट के 69% ऑफ द सीट्स इन तमिलनाडु आर रिजर्व्ड। ठीक है, इसमें 50% रिजर्वेशन आपका बैकवर्ड क्लास के लिए है, 18% शेड्यूल कास्ट के लिए है और 1% रिजर्वेशन जो है आपका शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ठीक, तो ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले रीजन आपको पता होना चाहिए कि 69% क्यों दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है क्योंकि तमिलनाडु में जो हायर कास्ट के लोग हैं वो केवल 13% है, मैक्सिमम वहाँ पे लोअर कास्ट में लोग आते हैं, तो 69% जो है रिजर्वेशन वहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस तरीके से जब 69% रिजर्वेशन तमिलनाडु ने किया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बवाल हो गया था, लोगों ने बहुत सारी पिटिशंस केस वगैरह फाइल करना चालू कर दिया था। तो एक हमारे जो पर्सन थे KM विजयन, ठीक है, KM विजयन जो करके थे, उन्होंने एक पिटिशन फाइल करनी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो बहुत अगेंस्ट थे इस चीज़ के। तो उन्होंने जब वो पिटिशन फाइल करने जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ पे उन पे कुछ अटैक वगैरह हुआ घर पे और काफ़ी चोटें लगी, इस हद तक चोटें लगी उनको कि उनका जो एक साइड का हाथ था और पैर था वो काम करना बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है। अभी रिसेंटली देखिए न्यूज़ के अंदर क्या है, न्यूज़ में रिजर्वेशन पे जो तमिलनाडु का मेडिकल एग्ज़ाम को लेके एक न्यूज़ आई थी कि नीट के थ्रू जो आपके मेडिकल फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पे 69% रिजर्वेशन है और जो तो हम लोग यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, हम अपने यहाँ पे जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो 69% है। तो इस चीज़ को लेके जो तमिलनाडु गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी और उन्होंने रिट पिटिशन डाला था अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बोला कि जो हमारे स्टेट के बच्चे हैं उनका जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हो रहा है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि भाई जो रिजर्वेशन है आपका वो तो फंडामेंटल राइट है ही नहीं, तो आप किस बेसिस पे ये बोल रहे हो कि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। और आर्टिकल 32 के अंदर आप वो पिटिशन डाल सकते हो जो फंडामेंटल तब डाल सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। तो जो ये रिजर्वेशन है वो फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि रिजर्वेशन इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है चीज़ें कि किस तरीके से है, क्योंकि ये रिसेंट एग्जाम अभी मेडिकल वाला जो हुआ था ये वही है। ठीक है, अब आ जाते हैं EWS पे कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है आपका, रिजर्वेशन जो EWS को मिला है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसके लिए क्या है, क्या प्रावधान है आपका। देखिए 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंदर इसको ऐड किया गया है। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है उसको लाया गया है। ठीक है, 10% आपका रिजर्वेशन वहाँ पे EWS को मिलेगा, सिविल पोस्ट पे, सर्विस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो आपकी है उसमें मिलेगा आपको। ठीक, लेकिन यहाँ पे सरकार ने बोला कि जो EWS के लिए 10% जो आपका रिजर्वेशन जो है वो होगा, इसमें लेकिन SC ST और OBC के जो लोग हैं जिनको कोटा SC ST और OBC में मिला हुआ है वो इसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ वो लोग जो पुअर सेक्शन के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, जिनके पास कोई भी रिजर्वेशन SC ST और OBC का जो रिजर्वेशन है एग्जिस्टिंग स्कीम में नहीं है, वो उन लोगों को वो लोग EWS कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन है आपका SC ST और OBC में हो तो वो कुछ जगहों पे जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, SC हो, ST हो, OBC हो या EWS वाला हो तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि कुछ कुछ साइंटिफिक पोस्ट है आपकी, कुछ टेक्निकल पोस्ट होती है, जैसे इसरो के अंदर कुछ पोस्ट हो गई, DRDO में हो गई,
न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हो गई। तो इस तरीके की जो जो आपकी साइंटिफिक और टेक्निकल जो होती है ना पोस्ट, उनके अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरीट ऑर्डर 1961 के अंडर, ये चीज़ जो है क्लेम नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि कुछ कुछ जैसे एकेडमी आपकी आती हैं रिसर्च वाली जो फील्ड होती है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग गाइडिंग और डायरेक्टिंग रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च वाले जो पोस्ट हैं जैसे, और कुछ कुछ पोस्ट जैसे आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी हो गई है, सीडीएस वगैरह में आपको रिजर्वेशन जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो आपको बहुत सारी जगहों पे एक्सेप्शनली आपको रिजर्वेशन मिल भी रहा है, और कुछ जगहों पे आपको रिजर्वेशन जो है नहीं मिल सकता है। साइंटिफिक टेक्निकल पोस्ट के लिए, रिसर्च वगैरह के लिए आपका जो नेशनल डिफेंस एकेडमीज है, सीडीएस है, ये सब एनडीए है, उसमें आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे आप क्लेम नहीं कर सकते हो। हालांकि जब आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो इस तरीके का, तो उसमें आपको जो आपकी जो फीस है उसके लिए आपको कंसेशन मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल 16 है वो हो जाता है कंप्लीट। आगे हम करेंगे आर्टिकल 17, हम ये कल करेंगे। आई होप कि आपको जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी जो आपको उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंक्लूड कर लूँगी। ठीक है, आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।